मैं डॉक्टर ऋचा आपके अपने चैनल ज्योग्राफी वंडर में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे सीमा और सीमांत के बारे में कि सीमा क्या होती है और सीमांत क्या होता है। ठीक है, अगर हम सीमा और सीमांत के बारे में बात करें तो सीमा का अर्थ होता है बाउंड्री। सीमा किसे कहते हैं? बाउंड्री को। और बाउंड्री जो होती है और सीमांत होता है फाउंड्री। फाउंड्री माने दो देश, अगर ये ऐसे हमारा ये राज्य है, ये एक राज्य है, ये जो इसकी क्षेत्र कहलाता है सीमा क्षेत्र, और इसके बीच का कुछ क्षेत्र बचा रह जाता है जो ना तो इस राज्य का होता है ना इस राज्य का होता है, उसको बोलते हैं सीमांत क्षेत्र। ठीक है, तो दो राज्यों या दो देशों के बीच का क्षेत्र बाउंड्री जहाँ पर किसी का भी अधिकार नहीं होता वो क्षेत्र कहलाता है सीमांत क्षेत्र। क्योंकि इस क्षेत्र में जो भी कुछ क्रिया होती है उसमें दोनों ही राज्य में से कोई भी अपना अधिकार नहीं दिखाता। ठीक है, अगर हम सीमांत सीमा की बात करें तो राजनीतिक भूगोल में इन दोनों का बहुत महत्व है और जितने भी सीमा और सीमांत क्षेत्र हैं ये विवाद का भी कारण बन जाते हैं। तो उस आधार पर अगर हम देखें तो सीमा सीमांत टॉपिक हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इसमें बात करते हैं कि राजनीतिक भूगोल के अनुसार सीमा एक रेखा है। जैसे मैंने अभी कहा कि सीमा क्या है, अगर मैं इसको दोबारा से साफ करके बताती हूँ कि ये क्या है, ये एक देश या एक राज्य, ये एक देश था। ये क्या है? ये एक रेखा के मात्र है। जब ये सीमांत क्या है? एक क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो उसके अनुसार सीमा एक रेखा है जबकि सीमांत क्या है? एक क्षेत्र है। सीमाओं और सीमांत प्रदेश का जो अध्ययन स्टार्ट हुआ था वो 1930 से 1950 की अवधि में जोर दिया गया। यानी 1930 से 1950 के समय में सीमा और सीमांत के विषय में बहुत विशेष रूप से अध्ययन हुआ और इस कारण से इसका विकास की जो सीमा है वो 1930 से 1950 के बीच मानी जाती है। अगर हम सीमाओं की आनुवांशिक वर्गीकरण बात करें तो सर्वप्रथम जो वर्गीकरण किया था आनुवांशिक वर्गीकरण वो किया था हार्ट्सऑन ने और 1936 में किया था। हार्ट्सऑन ने 1936 में सीमाओं का आनुवांशिक यानी कि किस आधार पर हम सीमाओं को बांटें वो बताया था। उसके बाद में जो अमेरिकी ज्योग्राफी जो किस में किया था उन्होंने किया था एनल्स ऑफ द एसोसिएशन, यानी जिन्होंने अपना वर्णन जो किया था सीमाओं सीमांत का हार्ट्सऑन ने वो एनल्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन ज्योग्राफी में एक लेख प्रकाशित किया था। दो चीज़ें होती हैं, एक तो पुस्तक पूरी लिखी जाती है और एक लेख लिखे जाते हैं। तो उस लेख में उन्होंने जो है इसका वर्णन किया था कि सीमांत क्या आनुवांशिक क्या है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि एस.वी. जोन्स ने सीमा विकास की जो 3 अवस्थाएं बताई हैं। इसमें पहला निश्चय, दूसरा परिसीमन और तीसरा सीमांकन। यानी कि जो सीमा का विकास होता है वो 3 चीज़ों पे होता है, पहला निश्चय पे होता है, दूसरा परिसीमन और तीसरा सीमांकन। ये चीज़ें नेट में भी आई हुई हैं कि सीमा विकास की कौन सी अवस्थाएं हैं। पहले हम डिसीजन लेते हैं, फिर उसका सीमाओं का निर्धारण करते हैं किस तरह की सीमाएं रखनी है और फिर उसको हम सीमांकित करते हैं। तो ये 3 स्टेज हुए जहाँ से ये सीमा का विकास होता है। ठीक है, और अगर हम सीमाओं के अध्ययन की बात करें तो सबसे पहले जो अध्ययन किया था वो रैडजेल ने किया था सीमाओं के बारे में। जैसे कहा जाता है कि राजनीतिक भूगोल का विकास सबसे पहले रैडजेल ने ही किया था, उसी आधार पर सीमाओं का वर्गीकरण भी सबसे पहले रैडजेल ने ही किया था। अगर हम सीमाओं के वर्गीकरण की बात करें तो 2 तरह की होती हैं सीमाएं। पहली होती हैं कार्यात्मक और दूसरी होती है आकारकीय। नंबर 1 तो कार्यात्मक दे रखा है, आगे दूंगी। दूसरी क्या होती है? आकारकीय। आकारकीय यानी आकार के आधार पर जिसका वर्णन किया जाता है वो आकारकीय कहलाती है। ठीक है, तो कार्यात्मक सांस्कृतिक भूदृश्य एवं सीमा रेखा से संबंधित। जो सांस्कृतिक भूदृश्य, देखो 2 तरह के होते हैं भूदृश्य, एक प्राकृतिक और दूसरा सांस्कृतिक। प्राकृतिक भूदृश्य वो होते हैं जो प्रकृति द्वारा बनाए जाते हैं और सांस्कृतिक भूदृश्य वे होते हैं जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं। जब राजनीतिक भूगोल का टॉपिक पूरा हो जाएगा तो मैं सांस्कृतिक भूगोल के बारे में भी वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो अगर हम कार्यात्मक वर्गीकरण कार्य के आधार पर इसमें मानव के मुख्य रूप से कार्य सम्मिलित किए जाते हैं, उस आधार पर अगर हम देखें तो उनको जो सीमा है वो समझ के उनको सीमाओं कितने भागों में बांटा गया। इसमें पहला आता है हमारा पूर्ववर्ती सीमा। पूर्ववर्ती सीमा कौन सी होती हैं कि जिन सीमाओं का निर्धारण
सांस्कृतिक भूदृश्य के विकास से पूर्व हो जाता है। यानी पहले सीमाओं का निर्धारण होता है, फिर राज्य या देश का विकास होता है, तो वो कहलाती है हमारी पूर्ववर्ती सीमा, जिसमें सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है कनाडा और अमेरिका की सीमा का, क्योंकि कनाडा और अमेरिका की सीमा का निर्धारण पहले हुआ था, बाद में जो है यहाँ पर विकास किया गया था। दूसरा आता है अनुवर्ती सीमा। इसमें क्या होता है कि सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण तो हो चुका होता है, उसके बाद कुछ विवाद आते हैं और उस विवाद के आधार पर नवीन सीमाओं का निर्धारण होता है, तो वो कहलाता है हमारा अनुवर्ती सीमा, जिसमें प्रजाति, धर्म, भाषा का आधार पर, यानी जैसे तुमने अगर राज्य का देखा हो, भारत में राज्यों का विभाजन जो हुआ कहीं धर्म के आधार पर, कहीं संरचना के आधार पर, कहीं भाषा के आधार पर हुआ, तो उस आधार पर जब नए नए राज्य या नए नए देश की सीमाएं बनती हैं तो वो कहलाती हैं अनुवर्ती सीमाएं। जैसे कि अब सबसे अच्छा उदाहरण क्या माना जाता है कि भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण कब हुआ था? विकास के बाद। भारत पाकिस्तान पहले एक ही थे, बाद में इन दोनों का विभाजन हुआ, तो ये जो सीमा कहलाती है वो कहलाती है अनुवर्ती। इसके बाद भारत बांग्लादेश का भी तुम्हें पता ही है कि बांग्लादेश जो है भारत बाद में अलग हुआ था, तो जो भारत बांग्लादेश की सीमा है उसको हम बोलते हैं। इसके अतिरिक्त चिली, अर्जेंटीना, पूर्वी यूरोप के अधिकांश सीमा जिसमें जर्मनी, पोलैंड जैसे देश आते हैं, इनकी सीमाओं का निर्धारण कब हुआ था? विकास के बाद, यानी सांस्कृतिक भूदृश्य के विकास के बाद इसका विकास हुआ था, इसलिए बोलते हैं इसे अनुवर्ती सीमा। ये भी नेट में बहुत बार क्वेश्चन आया है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है अध्यारोपित सीमाएं। अध्यारोपित सीमाएं कौन सी होती हैं? विकसित क्षेत्र की सीमाओं को किसी कारण पुनः निर्धारित किया जाए, यानी किसी देश का विकास हो चुका है लेकिन उसका, अब देखो यहाँ पे तो क्या है, जाति, धर्म, भाषा के आधार पर होता है, यहाँ पर विकास का दूसरा कारण होता है, जाति, धर्म के आधार पर नहीं, विकास के कारण जब हम सीमाओं का निर्धारण करते हैं तो उसे बोलते हैं अध्यारोपित सीमाएं। जैसे जर्मनी, पोलैंड की सीमा, पूर्वी पश्चिमी जर्मनी की सीमा, पूर्वी पश्चिमी जर्मनी का विभाजन हुआ, जर्मनी पोलैंड का विभाजन हुआ, तो ये सब चीज़ किस में आती हैं? अध्यारोपित, यानी कि जबरदस्ती इनको अध्यारोपित सीमाएं कहा गया। नेक्स्ट आता है अवशिष्ट सीमाएं। अवशिष्ट सीमा यानी पहले कभी सीमांकन हुआ था लेकिन वर्तमान में उसको समाप्त कर दिया गया है। ये चीज़ें देखने को कम मिलती हैं लेकिन सीमाओं के वर्गीकरण में इसको भी सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा आकारकीय वर्गीकरण। बताया दो तरह के होते हैं, एक तो कार्यात्मक वर्गीकरण, दूसरा होता है आकारकीय वर्गीकरण। तो ये जो दूसरा आकार की वर्गीकरण है, इसमें अगर हम बात करते हैं, पहले आता है सीमाओं का निर्धारण किस पे होता है, पर अगर हम आकार की बात करते हैं प्राकृतिक शब्द भी जोड़ सकते हैं हम इसमें, कि प्राकृतिक कारणों से या प्राकृतिक सीमाओं द्वारा जब किसी देश या राज्य का निर्धारण होता है तो वो कहलाता है हमारा आकारकीय वर्गीकरण, जिसमें पर्वत, नदी, झील, दलदल, वन क्षेत्र, मरुस्थल आदि के द्वारा कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके द्वारा निर्धारण होता है। अगर हम इसमें पर्वतीय सीमाओं की बात करें तो सबसे अच्छे उदाहरण कहाँ मिलते हैं? पहला मिलता है नेपाल चीन सीमा पर हिमालय, जिसका निर्धारण हुआ है पर्वत के आधार पर किया गया है। दूसरा यूरोप और एशिया में यूराल पर्वत, ये पता होना चाहिए तुम्हें। यूरोप और एशिया के बीच में जो विभाजन करता है उसमें एक तो यूराल पर्वत आता है और दूसरा आता है कैस्पियन सागर। इसके द्वारा जो है इसका निर्धारण किया गया है यूरोप और एशिया। तो यूरेशिया शब्द सुना ही है, यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया का मिला हुआ रूप, और जब यूरोप और एशिया को अलग करती हुई सीमाएं वो कहलाते हैं यूराल और कैस्पियन सागर, ठीक है। लेकिन यहाँ हम पर्वत की बात कर रहे हैं इसलिए हम यूराल पर्वत को ही लेंगे। नेक्स्ट आता है नॉर्वे और स्वीडन की कोलेन जो पर्वत है इसके द्वारा नॉर्वे और स्वीडन की सीमाएं निर्धारित की गई हैं। अगर तुमने अटलांटिक महासागर के पास देखा होगा तो इस तरह से बना हुआ है, ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है, इसके बीच में जो पर्वत क्रम पाई जाती है इसको बोलते हैं कोलेन, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेन फ्रांस के पास पिरेनीज पर्वत, स्पेन और फ्रांस की सीमा पर पिरेनीज पर्वत है। यूनान व अल्बानिया के बीच पिंडस पर्वत, ये ऐसे हैं जो पर्वतों के द्वारा इनकी सीमाओं का निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं सीरिया इजराइल के बीच जॉर्डन नदी। जो नेक्स्ट आता है सीरिया और इजराइल के बीच जो जॉर्डन नदी है, ये नहीं, अब आती नदी सीमा। नदी सीमाओं में बात करें
तो पहला सीरिया व इराक के बीच जॉर्डन नदी, यूएसए और मैक्सिको के बीच रियो ग्रांडो नदी, ठीक है, इसमें नदी ही सीमा निर्धारित करती हैं। जाम्बिया रोडेशिया के बीच जाम्बेजी नदी, कोलंबिया पेरू के बीच पुटुमायो नदी, बुल्गारिया रोमानिया के बीच डैन्यूब नदी। और एक मुख्य चीज याद रखना, भारत पाकिस्तान के बीच वैसे तो हमारा रेड क्लिफ आता है रेड क्लिफ आता है, लेकिन कुछ जगह पर अमृतसर के पास रावी नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है कुछ दूरी तक, तो वो भी हम सम्मिलित करते हैं कि भारत पाकिस्तान की सीमा में प्राकृतिक नदी सीमा आती है। ठीक है, ये भी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं झील सीमा। झील सीमा याद करें तो जहाँ पर झीलों द्वारा सीमाओं का निर्धारण होता है, जैसे युगांडा जेरे के बीच अल्बर्ट झील है, युगांडा और तंजानिया के बीच विक्टोरिया झील है, नाइजीरिया चाड के बीच चाड झील है। ठीक है, ये क्या है, झील निर्मित सीमाएं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद आता है ज्यामितीय सीमाएं। ज्यामितीय सीमाएं वे सीमाएं होती हैं जिनका निर्धारण अक्षांश और देशांतरों के आधार पर होता है। इसमें अगर हम बात करें तो कनाडा अमेरिका के बीच 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश सीमा। अक्षांश सबको पता है, जो हमारी ग्लोब है, ग्लोब के जो है इस तरह से लेटी हुई रेखाओं को हम बोलते हैं अक्षांश, और खड़ी रेखाओं को बोलते हैं देशांतर। तो इस आधार पर जो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है वो जो है ज्यामितीय सीमा को दिखाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मिस्र व सूडान के बीच क्या है, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश सीमा। उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच में है 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश सीमा है। और अलास्का कनाडा के बीच, यानी अलास्का कनाडा आता है, उसके बीच में 149 डिग्री पश्चिमी देशांतर सीमा का निर्धारण होता है, जबकि पश्चिमी एरियन और पापुआ के बीच 141 डिग्री पूर्वी देशांतर के द्वारा इसकी ज्यामितीय सीमा का निर्धारण होता है। यानी इसकी सीमाएं और अक्षांश की जो सीमाएं वो लगभग एक जैसी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हम इनके कुछ पॉइंट और रह जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं कि अमेरिकी सीमा विवाद को सबसे पहले विचार किसने किया था, ईशा वुडमैन ने। अमेरिकी सीमा विवाद, एक बात ध्यान रखना, अमेरिका के बारे में जो नीतियाँ बनाई गई, यानी कि अमेरिका की जो विदेशी नीति है, घेरने की नीति है, वो किसके, स्पाइकमैन की है। अमेरिका की जो नीतियाँ हैं वो भी स्पाइकमैन की हैं। और अमेरिका के सीमा विवाद के बारे में बात करी थी तो वो की थी ईशा वुडमैन ने। ठीक है, कैलिफोर्निया नेवादा सीमा विवाद पर लेख लिखा था थॉमस ने। कैलिफोर्निया में जो सीमा विवाद है, कैलिफोर्निया कहाँ है, उत्तरी अमेरिका के पास, पता ही है। ठीक है, तो वहाँ की जो सीमा विवाद है उसके बारे में थॉमस ने लिखा था लेख। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये कथन और नेट में कथन में क्वेश्चन आते हैं, कथन और विचार आते हैं, उसमें लिखे होते तो तुम्हें अगर ये पॉइंट क्लियर हैं तो तुम अच्छे से क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है सीमाओं की प्रकृति संबंधी जैविक संकल्पना का प्रतिपादन किया था हाउसहोफर ने। ठीक है, सीमाओं का वर्गीकरण किया था हार्टसॉन ने और सीमाओं का जैविक संकल्पना का प्रतिपादन किया था हाउसहोफर ने, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सीमाओं का आनुवंशिक वर्गीकरण सबसे पहले किया था हार्टसॉन ने। नेक्स्ट बात करते हैं कि सीमांत का अर्थ क्या होता है, अग्रभाग। जैसे बताया था सीमा का रेखा होती है, सीमांत क्या होता है, क्षेत्र होता है। तो सीमांत का जो अग्रभाग है उसे कहते हैं सीमांत का अग्रभाग कहलाता है। आगे बात करते हैं कि राज्य के प्रसार व संकुचन के साथ सीमा का परिवर्तन होने लगता है। यानी राज्य का अगर प्रसार होगा, संकुचन होता है, यानी राज्य अगर बढ़ता है या सिकुड़ता है तो उससे सीमा परिवर्तित होती है। जैसे विकास कहाँ होता है, वहीं पर जनसंख्या अधिक रहती है, तो जो सीमाओं का अगर विकास बढ़ता जाता है तो ये जो सीमा क्षेत्र है वो संकुचित होता जाता है। ठीक है, जैसे कि तुम भारत में, अगर हम भारत में यही बात करते हैं कि दिल्ली गुड़गांव की सीमा और सीमांत क्षेत्र सब मिक्स हो चुके हैं, क्यों, क्योंकि उसका प्रसार अधिक हुआ है, ये राज्य का प्रसार अधिक हुआ है, जिस कारण से सीमांत और सीमा क्षेत्र सब एक मिल चुके हैं। इसी तरह से इसका प्रकार संकुचन होता है, अगर सीमा विकास कम होगा तो सीमांत क्षेत्र और सीमा क्षेत्र संकुचित होते जाएंगे। क्यों, क्योंकि जहाँ पर विकास होगा जनसंख्या वहाँ रहेगी, बाहर क्यों रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि पश्चिमी अफ्रीका की सीमा विवादों से युक्त है। याद रखना, पश्चिमी अफ्रीका की जो सीमाएं हैं, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है कंपटीशन में कि कहाँ की सीमा विवादों से भरी हुई हैं, तो वो है पश्चिमी अफ्रीका की। नेक्स्ट बात करते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य संकुचन के अनुसार, संकल्पना अनुसार सर्वाधिक सुरक्षित सीमाएं कौन सी होती हैं, प्राकृतिक। ये तो नॉर्मल बात है, प्राकृतिक सीमाएं होती हैं, विवाद उसमें आगे होगा नहीं। मानव निर्मित सीमाओं में जैसे भारत पाकिस्तान है उसमें विवाद चलता रहता है, क्यों, क्योंकि वो मानव निर्मित है, कोई मानव कभी एक्सेप्ट करते हैं कभी नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि
भारत पाकिस्तान सीमा को क्या बोलते हैं? अनुगामी सीमा भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था तुम्हें, भारत पाकिस्तान सीमा आकार के आधार बताई थी अनुवर्ती सीमा, इसका एक नाम अनुगामी सीमा भी है। ये भी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि अनुगामी सीमा पूछी गई है तो कौन सी आएगी? उसमें भारत पाकिस्तान की सीमा। नेक्स्ट करते हैं, गैम्बिया की सीमा वृत्तीय चाप के रूप में है, यानी वृत्तीय चाप यानी कि इस तरह से चाप बना हुआ है, इस तरह की सीमा जो कहाँ पाई जाती है वो गैम्बिया में है, एक यहीं पर है और कहीं नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे कि मुझे और प्रोत्साहन मिले तो मैं नई नई वीडियो बनाने का। ओके, थैंक यू।